Welcome to Vidyan Pathshala, guys. Make learning smart and easy. Hello, I am your educator for social science. This is Neha Shah, and here we will learn social science in a smart and easy way. Few students find social science a boring subject, but here we will try to make it interesting and we will learn in a smart and a different way. So stay tuned with Vidyan Pathshala. Here we will cover Standard 9th your NCERT syllabus. In social science, before starting, we should learn why we read social science. We read social science to make our present better. We read history to learn something from past, and we read civics to make our future better. And geography itself is needed to understand our present scenario. So I hope all of you will enjoy the sessions. Today we will start our first chapter in NCERT book, French Revolution. French Revolution, we all know that it held in the year of 1789, and it is very important in our world history. But before starting French Revolution, we should know that why this revolution was occurred. As we know that in any revolution, जब कोई भी रेवोल्यूशन होती है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस बिहाइंड अ रेवोल्यूशन. ये एक दिन में नहीं होता है. इट टेक्स अ पीरियड ऑफ टाइम टू ग्रो and to be prepared for the people also to that's why a revolution takes place. Before starting, let me tell you an interesting story about French Revolution. I think all of you know Raja Ram Mohan Roy. He is known as the first modern human of India. उन्हें भारत का पहला आधुनिक मानव माना जाता था. अभी भी माना जाता है. He was not just was, he is the first modern human of India. तो वो जब शिप से जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो ही वॉज सपोज टू क्रॉस फ्रांस. तो जब शिप फ्रांस के पोर्ट में आकर रुकती है तो वो राजा राम मोहन रॉय शिप से उतर के फ्रांस की मिट्टी को चूमते हैं, उन्हें मिट्टी को प्रणाम करते हैं. जब उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वो कहते हैं कि फ्रांस जो है ये पहली ऐसी जगह है जहाँ कोई रेवोल्यूशन हुआ था जो इन नॉट ओनली इन फ्रेंच हिस्ट्री बट ऑल्सो इन वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट था. वाई वी विल नो आफ्टर गोइंग थ्रू द टॉपिक. दैट्स द फ्रेंच. इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था that was not only for French history but also for world history. It was very much relevant and it was very much important. Okay, so let's start with the introduction part. There were lots of reasons why French Revolution occurred, but these is the direct reason why did French Revolution took place. The story is like this. On July 14th, 1789, rumors were spread by the people themselves that an open fire upon citizens by the army. राजा ने, जो फ्रांस के उस समय के राजा थे, उन्होंने पेरिस में, फ्रांस की राजधानी जो थी पेरिस, उस समय उन्होंने वहाँ पर कुछ आर्मी के लोग भेजे थे. तो लोगों में ये रूमर फैल गया कि वो आर्मी के जो लोग आ रहे हैं वो
साधारण जो जनता है पेरिस की, उनके ऊपर गोलियां बरसाने वाले हैं। बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, ये बस अफवाह थी और ये अफवाह फैल गई। तो लोग जो है वो काफ़ी डर गए। तो उन्होंने वो ऑलमोस्ट 7,000 सिटीजन्स वो एक जगह जमा हुए। दे वर एक्यूमुलेटेड इन अ प्लेस ऑन। सो व्हाट दे डिड, उन लोगों ने सोचा कि अगर आर्मी हम पर फायर करती है तो हमें भी अपने बचाव के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वो लोग गवर्नमेंट ऑफिस में या कहीं भी जहाँ पर उन लोगों को लगा कि हथियार होंगे, उन जगहों पर उन लोगों ने हमला कर दिया और हथियार जमा करने की कोशिश करने लगे। उसी दौरान उन लोगों ने बास्टिल का जो फोर्ट है उसको कब्ज़ा कर लिया। बास्टिल का फोर्ट, हालांकि उस टाइम पे वहाँ पे राजा नहीं रहते थे, वहाँ पे कुछ कैदियों को रखा जाता था। तो उन्होंने वो फोर्ट जो है वो कब्ज़ा कर लिया। वहाँ से उनके जो ऑफिशियल्स थे, जो राजा के जो ऑफिशियल्स थे, उनको मार डाला और कुछ जो वहाँ पे प्रिजनर्स थे, 7 प्रिजनर्स थे, उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया और कुछ आर्म्स वगैरह उन लोगों ने अपने कब्ज़े में ले लिए। क्योंकि बास्टिल फोर्ट उस समय राजा की जो क्षमता थी, निरंकुश क्षमता जिसे हम कहते हैं, डेस्पोटिक पावर, उसका प्रतीक था। बास्टिल का फोर्ट जो था उस समय, वो राजा के क्षमता का प्रतीक था। तो क्योंकि जनता बहुत गुस्से में थी कि राजा हमें मारने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, बास्टिल का जो फोर्ट है उसको डेमोलिश कर दिया, उसको पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया, धूल में मिला दिया। तो उससे जनता ने ये साबित कर दिया कि राजा का जो पावर है वो अब धीरे धीरे कमने वाला है, क्योंकि अब हम लोग और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके बाद धीरे धीरे ये जो बास्टिल का जो फोर्ट था, जो जनता ने बिल्कुल उसे मिट्टी में मिला दिया, इसके साथ धीरे धीरे हिंसात्मक जो एक्टिविटीज़ थे, जो वायलेंट एक्टिविटीज़, रायट्स, वो पेरिस और पेरिस के आसपास के जो गांव थे, कंट्री साइड एरिया थे, उनमें धीरे धीरे ये राइट्स स्टार्ट होने लगे। ओके, दिस इज़ हाउ द रिवोल्यूशन बिगैन। सो इन शॉर्ट, देयर वर 3 main reasons behind French Revolution. First reason was economical reason, second was social reason, and third was philosophical reason. In the next slides, we will elaborate these reasons. Okay, for your convenience, I have given some points. When you will be able to understand the topic, these points will help you to construct your own answers. Okay, आप लोग इस points को सिर्फ elaborate कर दोगे तो आप लोगों का एक economical reason का पैराग्राफ बन के आ जाएगा, जो आप बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे यूज़ कर सकते हो। इकोनॉमिकल रीज़न, कोई भी जब देश में जब रिवोल्यूशन होता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है इकोनॉमिकल रीज़न। अगर लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे या लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो इम्पोज किए जाएंगे, तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि साधारण लोगों में, आम जनता में गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो गुस्सा रेवोल्यूशन का रूप ले लेता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आइए देखते हैं। इन 1774 लुई 16, बूर्बो फैमिली के लुई 16 जो थे वो उस समय फ्रांस के सिंहासन पे बैठते हैं। जब वो बैठते हैं तब उन्हें पता चलता है कि राजकोष में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेकर वो आगे की और काम कर सके, जनता के हित में या फिर अपने जो डेली एक्सपेंडिचर्स हैं उसको कंप्लीट कर सके। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय यूरोप में कुछ लड़ाइयाँ चल रही थी। तो क्योंकि अमेरिका और
ब्रिटेन के बीच में ये लड़ाई चल रही थी। अमेरिका का इंडिपेंडेंस वॉर चल रहा था अगेंस्ट ब्रिटेन। ठीक है, तो क्योंकि अमेरिका को फ्रांस ने हेल्प किया था लड़ाई लड़ने में और अमेरिका जीत भी गया था, लेकिन उससे क्या हुआ था कि फ्रांस के जो पैसे थे वो अमेरिका के वॉर में खर्च हो गए। अब फ्रांस के पास कुछ भी नहीं बचा। आफ्टर दैट राजकोष बिल्कुल खाली हो गई और टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। अब सरकार के पास पैसे नहीं है, वो क्या करेंगे? उन्होंने टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। टैक्स जब बढ़ाना शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम्स हो गए जो टैक्स पेयर्स थे। मेनली द टैक्स पेयर्स वर द पीपल who worked hard as laborers, as peasants, as business persons। ये सब जो एकदम थर्ड रो में आते। उस समय स्टेट जो सोसाइटी थी वो तीन तरह से देयर वर 3 लेयर्स ऑफ सोसाइटीज़, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो मैक्सिमम टैक्सेस जो आते थे वो थर्ड लेयर के लोगों से आते थे जो मेहनत मजदूरी करके अपना पैसा कमाते थे। तो जो मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा रहे हैं, अगर उनसे मैक्सिमम उनका पैसा टैक्स के लिए ले लिया जाए तो वो उनको क्या होगा? उनको गुस्सा आएगा कि मैं तो इतना मेहनत से पैसा कमा रहा हूँ और ये जो किंग है वो हमारा पैसा लिए जा रहा है। और लेके क्या कर रहे हैं? दे वेर मीटिंग देयर ओन एक्सपेंसेस। वो लोग अपने खर्चे निकाल रहे थे। अपने खर्चे एज इन वो अपने पैलेस को मेंटेन कर रहे थे, वो अपने खर्चे कर रहे थे, वो जनता के ऊपर कम ध्यान दे रहे थे और अपने अय्याशियों में ज़्यादा पैसे वेस्ट कर रहे थे। द थर्ड एस्टेट वॉज बर्डन्ड विथ टैक्सेस। तो इससे क्या हुआ? जो थर्ड एस्टेट है, जो थर्ड लेयर के जो लोग हैं, उन पे कर्ज बढ़ता ही गया और जो फर्स्ट 2 लेयर के लोग थे वो लोग टैक्स ना के बराबर पे करते थे और सारी सुख सुविधाएं जो थी वो शुरू के 2 ग्रुप्स के लिए थी। और जो थर्ड लेयर के जो लोग थे जो टैक्स दे रहे थे उनको ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही थी। तो इससे क्या हुआ? एक तो लोगों के पास पैसे नहीं है, उनको सुविधा भी नहीं दी जा रही है और उनसे पैसे लेके ये लोग अपना काम कर रहे हैं। तो लोगों का गुस्सा दिन ब दिन और ज़्यादा बढ़ता गया। उसके साथ चर्च, उस टाइम पे फ्रांस में जो चर्च थे दे वर ऑल्सो वेरी पावरफुल एंड अ वेरी वेल्दी इंस्टीट्यूशन। चर्च जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी थे और बहुत ज़्यादा अमीर भी थे, लेकिन फिर भी चर्च, एक तो जो राजा को ये लोग जो टैक्स दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, ऊपर से चर्च वाले भी इनके ऊपर अलग से टैक्स लेते थे। थाइट्स जो एक तरह का टैक्स था जो पीजेंट्स लेते थे, मतलब जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उन लोगों से लिया जाता था। और एक डायरेक्ट टैक्स था, उसको कहते थे टायल। वो टैक्स जो थे वो भी इन थर्ड एस्टेट के लोगों से ही वसूल किए जाते थे, जो चर्च वसूल करता था। और भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि डेली जो हमें सामान की ज़रूरत पड़ती है उन सामानों के ऊपर लगाया गया था, लाइक सॉल्ट और तंबाकू, नमक, तंबाकू, ब्रेड एट्सेट्रा। ये सारे चीज़ें जो थी इनके ऊपर भी टैक्सेस लगाए गए थे जो लोगों को रोज़ ज़रूरत पड़ते थे। तो लोग इससे धीरे धीरे ऑफेंडेड होने लगे इससे। फिर सेकेंड रीज़न, सोशल रीज़न। जैसा कि मैंने पहले कहा कि फ्रेंच सोसाइटी 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट दैट वाज क्लर्जी, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, थर्ड स्टेट पीजेंट्स, लेबरर्स एट्सेट्रा। क्लर्जी जो थे वो अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। ये लोग जो थे, ये पोप, पादरी, ये लोग क्लर्जी में आते थे, जो लोग चर्च के काम काज करते थे। सेकेंड स्टेट जो थे वो नोबिलिटी मीन्स ज़मींदार, मेनली ज़मींदार, राजा, ये लोग नोबिलिटीज़ के अंडर आते थे।
और थर्ड स्टेट जो था वो थे पीजेंट्स, लेबरर्स, बिजनेस पर्सन्स एट्सेट्रा, जो लोग एक्चुअल में मेहनत करते थे और मेहनत करके पैसे कमाते थे, और इनके टैक्सेस से ही बाकी जो दो कास्ट है, जो ऊपर के जो दो स्टेट है, क्लर्जी या नोबिलिटी, उनका खर्चा निकलता था। सो तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वही एक्चुअल में इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे थे, और वही जो थे वो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम को चला रहे थे। उसके बाद और लेकिन वो इकोनॉमिक सिस्टम चला तो रहे थे, लेकिन सोसाइटी में उनको ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती थी। ज़्यादा इज्जत ये क्लर्जी और नोबिलिटी ले जाते थे। अब जो इंसान मेहनत कर रहा है, जिनको बहुत मेहनत है, जिनके पैसों से देश चल रहा है, उनको ना ही रिकॉग्निशन, दे वर नॉट गेटिंग रिकॉग्निशन, नीदर रिकॉग्निशन नॉर एनी फैसिलिटी। सो उनका जो मोरल था वो धीरे धीरे डाउन हो जा रहा था। नेक्स्ट जो रीज़न है सोशल रीज़न में, वो है पॉपुलेशन रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। पॉपुलेशन, किसी भी देश को अगर आप देखेंगे जो बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे पॉपुलेशंस कंट्रोल्ड हैं, और जो ज़्यादा डेवलप कंट्री नहीं है, जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, खाने की समस्या है, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। फ्रांस में भी उस समय ऐसा ही हो रहा था। 1715 में पॉपुलेशन वाज 23 मिलियन, जबकि 1789 में वो 5 मिलियन बढ़ गए थे। अब पॉपुलेशन तो बढ़ गए थे, लेकिन फ्रांस में सिचुएशंस जो थी उसमें कोई सुधार नहीं था। पॉपुलेशंस बढ़ने के साथ साथ डिमांड्स बढ़ रहे थे। जो डेली नेसेसिटीज़ होती है, जो डेली हमें सामान की ज़रूरत होती है, उनके डिमांड्स बढ़ रहे थे, लेकिन डिमांड को मीट करने का सप्लाई नहीं था। डिमांड पर इंक्रीजिंग बट देयर वाज नो सप्लाई। तो धीरे धीरे लोग क्या हो रहे थे कि अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहे थे और गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहे थे। तो अमीर और गरीब के बीच में जो फासला है वो बढ़ता जा रहा था। जो लोग डेली मजदूरी का काम करते थे, जो लोग दूसरों के खेतों में काम करते थे, जो पीजेंट्स थे, उनको जो टैक्स देना पड़ता था, तो वो लोग दूसरों के खेतों में काम करते थे। उनके पास अपने खेत नहीं थे, जो भी खेत थे वो नोबिलिटी के थे, ज़मींदार लोगों के थे। तो उससे क्या हो रहा था कि उन लोगों को पैसे ज़्यादा नहीं मिलते थे, आधा से ज़्यादा पैसा टैक्स में चला जाता था, और जो सामान वो ख़रीदने जाते थे, क्योंकि डिमांड ज़्यादा था और सप्लाई कम था, तो डेली नेसेसिटीज़ के जो सामान थे, जैसे ब्रेड, सॉल्ट, मिल्क, ये सारे सामान के दाम बहुत ज़्यादा थे। उनके पास उतने पैसे नहीं होते थे कि वो लोग उतना सामान खरीद सके। इससे ये प्रॉब्लम्स और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। नेक्स्ट, सब्सिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ये टर्म आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, नोट्स बना लें इसके। एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर जो बेसिक नीड्स होते हैं इंसान के, खाना, दवाइयाँ, ये सब मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस सिचुएशन को कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। क्यों मुश्किल हो जा रहा था? क्योंकि उन लोगों के पास कमा रहे थे जो पैसे, वो पैसे ज़्यादा उन लोगों को अपने टैक्स में देने पड़ रहे थे। 60 और 70% दे वर गिविंग द टैक्सेस, और जो पैसे थोड़े से बच जा रहे थे उनसे उनका डेली नेसेसिटीज़ का सामान नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि जो सामान उन लोगों को चाहिए उसका उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जब कभी भी मान लो बाढ़ आ गई या फिर कभी सूखा पड़ गया, तो उससे क्या होता था, दे वर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। जब सप्लाई और भी कम हो जा रहे थे तब डिमांड और भी बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे। तो देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द social reason. During the old regime of France, these were the problems. Disease, epidemics. Epidemics was the
अनदर रीज़न ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, एपिडेमिक। उस समय जैसे अभी हम लोग एक एपिडेमिक से जूझ रहे हैं, उस समय भी एक एपिडेमिक से फ्रांस जूझ रहा था जिसका कोई भी इलाज राजा के पास नहीं था। तो साधारण लोगों में, आम जनता में एक गुस्सा जो था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। नेक्स्ट इज फिलोसॉफिकल रीज़न, इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फिलोसॉफिकल रीजंस क्या है। फिलोसॉफी मीन्स जब हम लोगों को सिर्फ कमाने खाने के अलावा भी जब हम कुछ और सोचते हैं, जो हमारे चिंतन को, जब हम चिंतन करते हैं, नॉट चिंता, दिस इज कॉल्ड चिंतन, व्हेन वी एक्सप्लोर समथिंग टू मेक आवर लाइफ बेटर, दैट इज कॉल्ड फिलोसॉफी। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। धीरे धीरे यहाँ पे सोशल ग्रुप्स बन रहे थे। सोशल ग्रुप्स जो बन रहे थे वो कैसे ग्रुप्स थे? वहाँ पे पोएट्स थे, वहाँ पे लॉयर्स थे, डॉक्टर्स, राइटर्स। ये लोग धीरे धीरे परिस्थिति को समझकर अपने आप में परिस्थिति सुधारने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे थे। These people were educated and believed in merit. ये लोग शिक्षित थे, they were educated and believed in merit. फ्रांस में हम लोगों ने जो देखा, थ्री स्टेट्स जो थे, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द थर्ड स्टेट। तो पहले के जो दो स्टेट्स थे वो लोग बिना मेरिट के ही सिर्फ थर्ड स्टेट के बलबूते पर अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। उनका कोई मेरिट नहीं था, वो लोग उतने एजुकेटेड भी नहीं थे। जस्ट बिकॉज कि वो लोग अपर क्लास में पैदा हुए हैं तो वो लोग अपर क्लास के एडवांटेजेस ले रहे थे। लेकिन ये जो ग्रुप है, फिलोसॉफिकल ग्रुप, ये लोग शिक्षित थे और ये लोग मेरिट पे विश्वास रखते थे। ये लोग ये विश्वास करते थे कि जो जिसका हकदार है उसे वो चीज़ मिलना चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो थर्ड स्टेट जो है उसी को पूरे पैसे उसके मिलने चाहिए, क्योंकि ये उसकी मेहनत की कमाई है। तो थर्ड स्टेट वाले ये समझने लगे कि हाँ, ये जो फिलोसॉफिकल ग्रुप है ये हमारे हक में बात कर रहा है। फिलोसॉफिकल रीजंस में और क्या है? फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज़। फ्रीडम जो कि थर्ड स्टेट के पास बिल्कुल भी नहीं थे। थर्ड स्टेट के पास क्या था? ना अपना खुद का, उनके पास ना अपनी खुद की ज़मीन थी जिसमें वो काम कर सके, ना ही उनके पास अपने पैसे भी उनके अपने नहीं थे, उनको टैक्स में दे देने पड़ते थे। इक्वल लॉज वो तो था ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे जो चर्च के लोग थे और जो राजा थे उनके लिए ही सारे लॉज बने थे। और जो थर्ड स्टेट जो थे वो दे वर एक्सप्लॉयटेड बाय द टू स्टेट्स। वो लोग जो बाकी दो स्टेट थे, क्लर्जी और नोबिलिटी, वो लोग थर्ड स्टेट को एक्सप्लॉयट कर रहे थे। एंड अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि फिलोसॉफिकल ग्रुप के लोग पढ़े लिखे थे तो वो लोग अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ चाहते थे, मौका चाहते थे अपने आप को साबित करने का, अपने आप से कुछ अच्छा करने का। लॉक, रूसो एंड मोंटेस्क्यू, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे फिलोसोफर्स थे जो इस समय बहुत सारी बातें किया करते थे। लेकिन लॉक, रूसो एंड मोंटेस्क्यू, दीज थ्री पीपल, आप कह सकते हैं कि ये तीन लोगों का फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जॉन लॉक, तो आइए थोड़ा इनके बारे में हम जान लेते हैं। जॉन लॉक की लिखी एक किताब है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें जॉन लॉक ने डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क को डिफ्यूट किया है। क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि राजा जो है उनको भगवान ने भेजा है और राजा के पास जितने भी राइट्स हैं, जितने भी अधिकार है, वो भगवान ने उन्हें दिए हैं। तो जॉन लॉक अपनी जो बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें इस थियोरी को नकारते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, राजा जो है वो भी अर्थ में ही पैदा हुआ है, वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। तो राजा के पास राजा को ईश्वर ने ये राइट्स दिए हैं, ये हम लोग नहीं मानते हैं। नेक्स्ट आते हैं रूसो। रूसो ने
गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट सरकार का जो आइडिया था उसको एस्टेब्लिश किया है। उनकी एक बहुत ही फेमस किताब है, उसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने क्या कहा है कि हमें गवर्न करने के लिए किसी राजा की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपस में ही एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि हाँ, हम लोग आपस में एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और जो राइट्स होंगे, जो लॉज होंगे, वो सब के लिए इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है कि वो राजा है तो उसके पास ज़्यादा दे आर गेटिंग मोर एडवांटेजेस, दे विल बी प्रिविलेज्ड। इट वाज नॉट लाइक दैट। जो लोग सोसाइटी में हैं सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। Montesquieu, in The Spirit of Laws. The Spirit of Laws is a book written by Montesquieu. वहाँ पे उन्होंने डिवीजन ऑफ पावर विद इन गवर्नमेंट ये थियोरी दी है हमें। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? देखो, फ्रांस में उस समय सारा जो पावर था, जुडिशियल पावर, गवर्निंग बॉडी और लेजिस्लेटिव, सारे पावर जो थे वो राजा के हाथ में थे। राजा ही नियम बनाते थे, राजा ही नियम को लागू करते थे और राजा ही है जो वो जज बन के सबका फैसला करते थे। लेकिन मोंटेस्क्यू ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे होने से क्या होगा, एक अगर किसी के हाथ में पूरा पावर हो तो वो पावर का गलत इस्तेमाल करेगा। इसीलिए पावर को बांट दिया जाए। जैसे हमारे इंडिया में अभी है, पार्लियामेंट लॉ को बनाते हैं, दे आर मेकिंग लॉज। गवर्नमेंट जो है वो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, वो लागू करते हैं। एंड द जुडिशियरी, वो जुडिशियरी हमारे देश में बिल्कुल अलग है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इससे गवर्नमेंट का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यही थियोरी मोंटेस्क्यू ने उस समय फ्रांस में दिया था उनके बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। तो ये जो थिंकिंग्स थी, तो ये वहाँ के लोगों को बहुत अच्छी लगी थी कि हाँ, ये सही है, राजा को हम लोग हटा के इस तरह से देश को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है, इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि उस समय, उससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन की लड़ाई चल रही थी फ्रीडम को लेके। तो अमेरिका जीत जाता है और उसे ब्रिटेन से छुटकारा मिल जाते हैं, दे गॉट द फ्रीडम। उसके बाद अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन चालू होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक इंसान को अपना अपना राइट दिया गया था। देयर वर इंडिविजुअल राइट्स ऑफ एवरी पर्सन, जो फ्रांस के लोगों को बहुत पसंद आई थी कि हाँ, ये सही है, लोगों के पास अपने अधिकार होने चाहिए। और क्या था, अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन जो थी वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन थी। अमेरिका में डेमोक्रेसी लाने की एक पहल हुई थी कि हाँ, डेमोक्रेसी आना चाहिए जहाँ पे हर लोगों को उनका इक्वल राइट मिले, उनकी भी बात मानी जाए, चाहे वो राजा हो, चाहे वो चर्च के लोग हो, चाहे वो साधारण इंसान हो, आम जनता हो। तो ये सारे जो चीज़ें थी वो उस समय फ्रांस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। ये आइडियाज़ जो थे ये सब हर जगह पे डिस्कस हो रहे थे, सैलॉन्स में, कॉफ़ी हाउसेस और फिर रेस्टोरेंट्स एट्सेट्रा। ये सारी जगह पे जहाँ पे ये बुद्धिजीवी जो फिलोसोफर्स थे, जो बुद्धिजीवी थे, वो लोग हर वहाँ पे जमा होकर न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में लिखा जाने लगा, बुक्स पब्लिश होने लगी। जैसे 3 बुक्स, ये 3 बुक्स के नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। जॉन लॉक का जो बुक है वो है टू ट्रिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। जॉन जैक रूसो, इनकी जो बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एंड मोंटेस्क्यू की जो बुक है वो है द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये 3 बुक्स के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो ये सारे जो लोग थे, ये लोग जनता को मोबिलाइज़ करने लगे, जनता को धीरे धीरे अपनी बात समझाने लगे। और क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा अपर क्लास से बिलोंग नहीं करते थे, ये लोग थर्ड स्टेट के अंदर ही आते थे, तो क्या एक अपनापन सा था सबके अंदर, तो वो अपनी बातें लोगों के पास जाके उन्हें समझा सकते थे।
और उस टाइम पे तो सोशल मीडिया नहीं था, जैसे हम लोग अभी अपनी बातें सोशल मीडिया के थ्रू एक ग्रुप बना के, मान लो फेसबुक पे आप लोग कोई पेज बना लिया आप लोगों ने, और वहाँ पे अपने आप लोग थॉट्स शेयर करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं सब लोग। तो उस समय तो ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थे। तो उस समय न्यूज़पेपर पे लिखा जा रहा था, ग्रुप डिस्कशंस होते थे, रेस्टोरेंट्स में होते थे, कॉफ़ी हाउसेस में होते थे, जहाँ पे लोग जमा होते थे, इस टाइप के लोग, साधारण इंसान, वो लोग इस तरह की बातें करते थे। तो साधारण इंसान के अंदर ये एक फीलिंग आ रही थी कि हाँ, हमें इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, और आगे हमें ये जो राजा है ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो कोई काम नहीं कर रहा है। हम लोग इसको अब हटा के हम लोग डेमोक्रेसी लाएंगे। ओके, सो आई हैव जस्ट mentioned here three things: freedom, equal laws and opportunities. ये जो तीन चीज़ें हैं, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की बहुत ही ज़्यादा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में इन चीज़ों का इम्पॉर्टेंट, ये तीन पॉइंट्स का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले फ्रांस में फ्रीडम, इक्वल लॉज और अपॉर्चुनिटीज़ की बात कोई नहीं करता था। So these were the reasons behind French Revolution. We will discuss the rest of the chapter in our next session. Till then, thank you and stay tuned with us.